नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल बायोलॉजी फॉर ऑल पर। और मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं वो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है इसके बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा, और उसके जो रूल्स हैं, जो डिफाइंड रूल्स ग्रामर की बुक्स में दिए गए हैं, उन रूल्स के बारे में फिर हम बात करेंगे। एक एक रूल को हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली है क्या। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर एक एक पार्ट होता है, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम हो, जिन लोगों का इंग्लिश सब्जेक्ट है, या एसएससी के एग्जाम हो, यूपीएससी का, केंद्रीय विद्यालय, और भी बैंक पीओ वगैरह, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, उन स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही साथ जो बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। छोटी क्लास के बच्चों के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो चाहे इस वीडियो को देखकर जो पढ़ाया गया है उसको समझने की कोशिश करें, और उसके बाद में जब ये सारा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, उसके बाद फिर जो इसकी एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। तो पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है क्या। देखिए, जैसा कि नाम से क्लियर है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यानी कि किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और साथ साथ उसका जो वर्ब दिया है, वो वर्ब मेन वर्ब भी हो सकती है, वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। वो वर्ब उसके सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए। यदि इसका मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर के हिसाब से यूज होगी। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल के हिसाब से यूज होगी। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसमें बड़ी बात यह है कि कई बार कुछ वर्ड्स ऐसे सेंटेंस में हमें देखने को मिल जाते हैं जिनको पढ़कर समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली ये वर्ड जो है सिंगुलर है या ये प्लूरल है। ऑलराइट, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। जैसा कि मैंने बताया, किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो उसका नंबर वो सिंगुलर है या प्लूरल है, पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, उसके अनुसार ही वर्ब का हम सेंटेंस में यूज करते हैं। यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है। जैसे एग्जांपल नंबर 1 में कह रहे हैं कि ही कम्स। देखिए, ही एसएस जो लिखा है वो उसका मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर, ही सिंगुलर एक मेल के लिए यूज होता है। कम्स, कम जो है बेस फॉर्म है वर्ब की, उसमें हमने एस लगा दिया, ये ऑलरेडी लगा हुआ है। तो प्रेजेंट, और ये टेंस कौन सा, ये प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस या ईएस यूज करते हैं, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो सब्जेक्ट जो मेन वर्ब है उसमें एस और ईएस यूज नहीं होता है। जैसा कि दूसरे एग्जांपल में दिखाया गया है, दे कम, दे प्लूरल प्रोनाउन है और कम में एस और ईएस यूज नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर प्लूरल है। वर्ब को सही रूप में यूज करने के लिए ये आवश्यक है कि आप सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को पहचानें। जैसा ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, अगर सिंगुलर वर्ब इज है तो उसका प्लूरल क्या है, आर है। हैज परफेक्ट टेंस में यूज होता है, सिंगुलर हैज है, प्लूरल हैव है। उसी तरह पास्ट टेंस में वॉज यूज होता है सिंगुलर के लिए, वर यूज होता है प्लूरल के लिए। अब हम रूल्स की बात करते हैं सीधे सीधे। पहला रूल नंबर 1 क्या है, अगर दो सब्जेक्ट एंड के साथ जोड़े गए हैं तो वर्ब प्लूरल आएगा। इसका मतलब यह है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड के साथ आपस में जुड़े हुए हों तो जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब आएगी। उसका एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। एग्जांपल में दिया गया है कि राम एंड श्याम कमिंग। अब देखिए, राम एक व्यक्ति है, श्याम एक दूसरा व्यक्ति है, दोनों को एंड से जोड़ा हुआ है, तो कितने व्यक्ति हो गए, दो व्यक्ति हो गए। तो ये सब्जेक्ट कैसा हो गया, ऑलरेडी हमारा ये प्लूरल हो गया। तो उसके लिए हम इज कमिंग लिखेंगे या आर कमिंग लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए हम इज न लगा के प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, राम एंड श्याम आर कमिंग। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, यदि दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करें तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इसका कहने का मतलब यह है कि दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हैं लेकिन वो दोनों सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं, या एक ही आइडिया या एक ही थीम या एक ही चीज की तरफ
इशारा करते हैं कि भाई ये दोनों चीजें एक हैं, यानी कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो वर्ब वहां पर प्लूरल ना आके सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसे आएगी, इसको हम इस सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। सेंटेंस माई फ्रेंड कॉमा फिलोसफर एंड गाइड हैव कम। अब देखिए, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम, मेरा मित्र फिलोसफर एंड गाइड हैव कम। ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत है। अब इसमें इसमें गलत क्या है, देखिए, मेरा दोस्त जो कि फिलोसफर भी और गाइड भी है, हैव कम यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर हैव की जगह हैज कम आएगा, क्योंकि मेरा फ्रेंड जो कि फिलोसफर है और गाइड दोनों, यानी कि फिलोसफर और गाइड दोनों ही जो एट्रीब्यूट्स, दोनों ही क्वालिटीज एक ही व्यक्ति माय फ्रेंड के लिए यूज की गई हैं। तो ये किसकी तरफ इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि ये दोनों एडजेक्टिव्स एक ही व्यक्ति के लिए यूज किए गए हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा। तो यहाँ पर हैव की जगह हैज आएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैज कम। ऑलराइट, दूसरा सेंटेंस, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। स्लो एंड स्टेडी, आपने कहावत सुनी होगी, कछुए और खरगोश की कहानी थी, जिसमें खरगोश हार जाता है तेज दौड़ने के बावजूद भी, और कछुआ उसमें धीरे चलने के बाद भी रेस को जीत जाता है। तो इसमें कहा गया है, कहावत क्या है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। देखिए, स्लो एंड स्टडी ये दोनों एट्रीब्यूट्स, दोनों क्वालिटी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक दोनों को एक साथ ही यूज किया जाता है, तो ये दोनों ही एक ही आइडिया को प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पर जो विन है, जो यानी कि मेन वर्ब है, उसमें हम एस लगाएंगे, तो सेंटेंस क्या बनेगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ऑलराइट, उसी तरीके का एक और एग्जांपल है, फिश एंड चिप इज माय फेवरेट डिश। फिश एंड चिप्स, देखिए, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, खासकर किसी आप होटल या रेस्टोरेंट में गए हो, तो आपने फिश एंड चिप्स का अगर ऑर्डर दिया है मेन्यू को देखकर, तो वो दोनों चीजें एक साथ सर्व की जाती हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब चूंकि दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो दोनों एक ही चीज मानी जाएंगी। तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर इज आएगा। तो फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश, यहाँ पर आर नहीं आएगा, आर आप यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। उसी तरह आप एक दूसरा और एग्जाम्पल यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट। देखिए, ब्रेड एंड बटर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बटर को अलग से नहीं खाया जाता है, वो किसी ना किसी चीज के साथ लगाकर खाया जाता है। तो ब्रेड एंड बटर इज अ गुड एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट, एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, लॉक एंड की, ताला और चाबी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बिना चाबी के ताला बेकार है, और बिना ताले के चाबी बेकार है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अगर ऐसे वर्ड्स आपको किसी सेंटेंस में दिखते हैं, तो ध्यान रखिए वहां पर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। उसी तरीके से हॉर्स एंड कैरिज, घोड़ा और गाड़ी, यानी कि घोड़ा गाड़ी। बैट एंड बॉल, बैट एंड बॉल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस आपको कहीं, अगर जब कोई एक्सरसाइज आप कर रहे हैं और आपको दिखाई पड़ते हैं, तो आप आंख बंद करके ये मानिए कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट ही माना जाएगा, और उसके साथ वर्ब जो आएगी सिंगुलर ही आएगी। अब इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, यदि दो अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तथा अलग अलग सब्जेक्ट का बोध कराएं, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अब बहुत से कुछ वर्ड्स हैं, कुछ नाउन हैं, जो एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। वो ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो उस केस में उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, उसको हम प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से ही वहां पर हम वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, पॉवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर। पॉवर्टी गरीबी को बोलते हैं, मिजरी कंजूसी को बोलते हैं, या दयनीय स्थिति को बोलते हैं। दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। चूंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए वर्ब में हमने एस और ईएस नहीं लगाया है। तो सेंटेंस क्या बनता है, पॉवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नोट्स चाहिए हो, तो आप ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया है 9172872281, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो जो ये लिंक दिए हुए हैं, इन लिंक पर आप क्लिक करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और जिस भी सब्जेक्ट और जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आपको नोट्स चाहिए, वो नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, along with, together with, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but से जोड़े गए हों तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगा। इसका मतलब यह है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट अलग अलग हैं और वो दोनों सब्जेक्ट में क्या है कि इसमें मुश्किल चीज क्या है कि एक सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, दूसरा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, और दोनों वो आपस में जुड़े हुए हैं इन वर्ड्स के साथ, एज वेल एज के साथ, विद के साथ या अलोंग विद, टुगेदर विद, इन वर्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं, और वो सब्जेक्ट जो है एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। तो जो वर्ब आएगी वो किसके अनुसार होनी चाहिए? वर्ब आएगी जो पहला सब्जेक्ट है। अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। कैसे आएगी इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स। इसमें एक सब्जेक्ट राम है, दूसरा हिज पेरेंट्स दूसरा सब्जेक्ट है, इन दोनों को एज वेल एज के साथ जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि राम और उनके साथ, राम के साथ साथ उसके पेरेंट्स, तो राम सिंगुलर है, हिज पेरेंट्स प्लूरल है, तो जो हमारा सब्जेक्ट है यानी हमारा जो वर्ब है वो किसके अनुसार आएगा? पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। पहला वाला सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? सिंगुलर। तो सेंटेंस क्या बनेगा? राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। आर कमिंग नहीं आएगा, ये कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरीके का। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स, यानी कि जहाज का कप्तान और उसके साथ साथ जितने भी सेलर्स थे, नाविक थे, वो सब के सब डूब गए। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए खाली जगह दी है और पूछा जाए कि यहाँ पर वॉज आएगा या वर आएगा, तो अब देखिए रूल क्या है। रूल ये है कि जो वर्ब यहाँ पर आएगी वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा? द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज सेलर्स वॉज ड्रोन, यानी कि जहाज का कप्तान और सारे नाविक पानी में डूब गए। थर्ड एग्जाम्पल, माई फादर अनलाइक माई अंकल्स। माई फादर एक सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट माई अंकल्स, यानी कि मेरे जो अंकल्स हैं उनकी तरह माई फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट, यानी कि मेरे अंकल तो ऐसे नहीं है लेकिन मेरे फादर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो जो हमारा जो वर्ब है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। अब इसमें इसी में एक रूल और आता है। दो सब्जेक्ट हैं, ऑलराइट, और दोनों सब्जेक्ट के आगे एक एक आर्टिकल यूज किया गया है। दोनों सब्जेक्ट के आगे एक एक आर्टिकल यूज किया गया है, तो वो दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे। एक नियम तो ये है, और दूसरा ये है कि अगर दो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं और आर्टिकल केवल एक सब्जेक्ट के आगे दिया हो तो फिर हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, उसके हम रूल एक बार यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ पहले सब्जेक्ट से पहले हो तो इसका अर्थ होगा एक ही व्यक्ति या वस्तु, तो उसके हिसाब से वर्ब जो क्या आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा। कैसे? एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। अ व्हाइट एंड ब्लैक गाउन, देखिए एक व्हाइट कलर है, एक ब्लैक कलर है, ये दोनों के दोनों क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। किसके लिए यूज किए गए? दोनों कलर्स हैं, गाउन के लिए यूज किए गए। लेकिन जो आर्टिकल है वो केवल एक ही सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, दूसरे सब्जेक्ट के बाद नहीं आएगा। तो यहाँ पर इम्प्लीकेशन क्या है कि एक ही गाउन है जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, यानी कि एक ब्लैक एंड व्हाइट गाउन है। तो कितने गाउन है? एक ही गाउन की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट क्या आएगा? सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा? सिंगुलर आएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? अ व्हाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज बॉट बाय हर, उसके द्वारा एक काला सफेद गाउन खरीदा गया। ऑलराइट, अगर यहां पर होता अ व्हाइट एंड अ ब्लैक गाउन, अब यहां पर इंप्लीकेशन क्या है कि एक व्हाइट गाउन है, दूसरा ब्लैक गाउन है। अब गाउन कितने हो गए? दो। तो यहां पर सब्जेक्ट जो वर्ब है वो चेंज होकर वर आ जाएगी। दूसरा एग्जांपल पढ़ लेते हैं। चर्चिल वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। चर्चिल वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। देखिए चर्चिल एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, वो एक ग्रेट ओरेटर, अच्छा बोलने वाला था, और एक अच्छा पॉलिटिशियन था अपने समय का। ये जो दोनों एट्रीब्यूट्स हैं, दोनों क्वालिटीज हैं कि कौन सी? ग्रेट पॉलिटिशियन और ग्रेट ओरेटर, दोनों एक ही व्यक्ति के लिए यूज किए गए हैं। एक ही व्यक्ति के लिए यूज किए गए हैं, तो यहाँ पर आप इसमें गलती क्या है कि आर्टिकल उन्होंने दो जगह यूज किया गया है। हम क्या करेंगे? एक आर्टिकल को हटा देंगे। सेंटेंस क्या बनेगा?
चर्चिल वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, क्योंकि दोनों एट्रीब्यूट्स एक ही व्यक्ति के लिए यूज हो रहे हैं। अब मैंने बताया कि अगर आर्टिकल दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और दोनों ही सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आर्टिकल यूज किया गया है तो वो सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल होगा। कैसे? द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। आज इसमें देखिए, द डायरेक्टर एक अलग व्यक्ति है, प्रोड्यूसर एक अलग व्यक्ति, यानी कितने व्यक्ति हैं? दो लोग हैं। तो यहाँ पर हैज कम आएगा या फिर हैव कम आएगा? यहाँ पर हैज कम आएगा। तो क्या सेंटेंस बना? द डायरेक्टर एक अलग व्यक्ति है, द प्रोड्यूसर दूसरा अलग व्यक्ति है, हैव कम आ चुके हैं। अगर यहाँ पर होता द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, इसका इम्प्लीकेशन ये है कि एक ही व्यक्ति डायरेक्टर है और वही व्यक्ति प्रोड्यूसर भी है। तो यहाँ पर हैव ना आके यहाँ पर हैज आता, तो फिर सेंटेंस क्या बनता? द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज कम। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, रूल नंबर 5। यदि दो सब्जेक्ट को नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और, नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब किसके अनुसार आएगी? यानी कि दो सब्जेक्ट हैं जिनको नीदर नॉर, नीदर नॉर का मतलब दो में से कोई भी नहीं, ईदर और का मतलब दोनों में से कोई एक, नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब ना तो ये भी और वो भी, दो लोग होंगे, नॉर नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है और ऑप्शन के रूप में यूज किया जाता है। तो उस केस में वर्ब जो होगी, जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है उसके अनुसार यूज की जाएगी। कैसे? नीदर राम नॉर श्याम कम, वर्ब यहाँ पर हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा। कैसे यूज करेंगे हम? इस सेंटेंस का मतलब है ना तो राम और ना ही श्याम आए या आया, ना तो राम आया ना श्याम आया। तो यहाँ पर अब चूंकि परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर या तो हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा। जैसा कि मैंने बताया कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट नीदर नॉर, ईदर और के साथ जुड़े हुए हैं तो जो वर्ब है वो दूसरे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। अब चूंकि दोनों ही सिंगुलर हैं तो आप सिंगुलर वाली वर्ब यूज कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान है। कंफ्यूजन तब है कि जब दो सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है। उस केस में हम क्या करेंगे? तो दूसरा जो उन्होंने एग्जांपल दिया है, ईदर राम और हिज फ्रेंड्स। अब दो चीजें हो गई, राम सिंगुलर है, फ्रेंड्स प्लूरल है, और ईदर और से वो जुड़े हुए हैं। तो जो वर्ब है वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। सेकंड वाला सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल वाली आएगी। सेंटेंस क्या बनेगा? ईदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हैज राम और श्याम, अब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और के साथ जुड़े हुए हैं। अब चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी या तो हैज आएगी या फिर हैव आएगी। अब दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो वर्ब क्या आएगी? यहाँ पर हैज या हैव में से वर्ब आएगी हैज। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नीदर ऑफ का अर्थ दोनों में से एक भी नहीं। नीदर ऑफ यानी कि दो चीजों या दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है और नीदर ऑफ का यूज किया गया तो इसका मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। तो इसका इम्प्लीकेशन है कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। और अगर दो से ज्यादा हैं तो वहां पर नन ऑफ द का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल नीदर ऑफ का हमने जो बात की थी, नीदर ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। नीदर ऑफ हिज फोर सन्स, देखिए यहाँ कितने लोग हैं? चार लोग हैं। तो चार लोगों के लिए नीदर यूज नहीं करेंगे। नीदर हमेशा दो लोगों के लिए, दो चीजों के लिए यूज किया जाता है। जैसे ईदर और नीदर दोनों ही केवल दो व्यक्तियों, दो चीजों या फिर दो चीजों के लिए यूज किए जाते हैं। अब चूंकि यहाँ पर चार लोगों की बात हो रही है तो इस तरह से सेंटेंस तो ये गलत है। तो नीदर की जगह हम ये क्या यूज करेंगे? नन। तो सेंटेंस क्या बनेगा? नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक आफ्टर हिम। चारों में से किसी ने भी, बच्चे ने या बेटे ने उसकी देखभाल नहीं की। आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से जैसे नीदर का हम यूज करते हैं नीदर ऑफ का, उसी तरीके का यूज ईदर ऑफ का है।
ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, और नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। तो इसका यूज कैसे करते हैं? ईदर ऑफ द फाइव मेंबर्स इज एट फॉल्ट। अब यहाँ लोग कितने? 5। लेकिन रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि भाई ईदर का यूज दो चीजों या दो व्यक्तियों के लिए ही हो सकता है। अब यहाँ पर लोग कितने हैं? 5। तो ये सेंटेंस कैसा? ये सेंटेंस गलत है। कैसे बनेगा? इसको ईदर ऑफ की जगह हटाकर हम बोलेंगे वन ऑफ द फाइव मेंबर्स इज एट फॉल्ट। 5 में से किसी एक व्यक्ति की गलती है। नेक्स्ट है कि बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि दोनों में से एक भी नहीं के लिए नीदर ऑफ का प्रयोग होता है। एक एग्जांपल दिया, बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम। देखिए सेंटेंस ही गलत है। बोथ का मतलब दो लोगों के लिए यूज होता है, और यहाँ पर देम ये इंडिकेट कर रहा है कि दो से ज्यादा लोग हैं। तो बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक एग्जाम, ये सेंटेंस गलत है ग्रामेटिकली। नीदर ऑफ देम टुक द एग्जाम, नीदर ऑफ देम टुक द एग्जाम, उनमें से किसी भी व्यक्ति ने एग्जाम की में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब आगे जो रूल हम पढ़ने वाले हैं वो रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं, बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा या तो सिंगुलर में लिखे जाते हैं या फिर हमेशा वो प्लूरल में लिखे जाते हैं। जैसे कि अगर नाउन सिंगुलर है उसका आप उसमें उसको प्लूरल बना देंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। या फिर कुछ नाउन प्लूरल में है, वो हमेशा प्लूरल में ही लिखे जाते हैं, उनका सिंगुलर कभी भी होता नहीं है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन वो होते एक ही हैं। और कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगल हैं, एक चीज है, लेकिन वो ऐसे प्रतीत होते हैं कि ये प्लूरल नाउन है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वहीं पर ही होता है, बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां भी वहीं पर ही करते हैं। अब चलिए उनके बारे में हम जरा डिटेल में पढ़ लेते हैं, वो हैं क्या। कुछ नाउन फॉर्म प्लूरल होते हैं लेकिन वो अर्थ जब उनका निकाला जाए तो वो सिंगुलर ही होते हैं, और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी यूज की जाएगी। कुछ नाउन जैसे मैंने बताया देखने में तो वो प्लूरल लगते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर हैं। तो कंफ्यूजन आपका ना हो किसी भी तरीके से, तो आपको ये याद रखना है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में लिखे जाते हैं लेकिन एक्चुअली सिंगुलर होते हैं। और वो कौन कौन से उनका हम एक एक बार पढ़ लेते हैं। कुछ बीमारियों के नाम हैं, वो हमेशा प्लूरल में लिखे जाते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं। जैसे मीजल्स को खसरा बोलते हैं। मम्स होता है, जैसे ये गर्दन में जबड़े के नीचे दोनों साइड में यहाँ पर ग्लैंड्स होती हैं, वो उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, मम्स उनको बोलते हैं। रिकेट्स एक बीमारी है, प्रोटीन डिफिशियंसी की बीमारी है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। एंड शिंगल्स, ये चारों बीमारियां जो हैं, एड्स, AIDS, ये जो सारी बीमारियां हैं सब ये प्लूरल में लिखी जाती हैं लेकिन ये एक्चुअली सिंगुलर होती हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे। खेलों के नाम, कुछ खेल ऐसे होते हैं जैसे बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स, ये सारे के सारे गेम जो हैं प्लूरल में लिखे जाते हैं लेकिन ये सिंगुलर हैं। उसके अलावा कुछ देशों के नाम, कुछ कंट्रीज हैं जो हमेशा प्लूरल में लिखे जाते हैं और वो होते एक्चुअली सिंगुलर हैं। आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ाया गया होगा आपको। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसके पहले हमेशा द यूनाइटेड स्टेट्स, ये प्लूरल देखने में लग रहा है लेकिन ये है सिंगुलर। द वेस्ट इंडीज, प्लूरल है देखने में, लिखने में भी प्लूरल है। द फिलीपींस, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। द नीदरलैंड्स, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये सारे के सारे क्या हैं? ये कंट्रीज के नाम हैं जो प्लूरल में लिखे जाते हैं लेकिन होते सिंगुलर। ठीक है, जैसे और बात करते हैं कुछ बुक्स के नाम। द अरेबियन नाइट्स, थ्री मस्केटियर्स, प्लूरल में नाम है लेकिन सारे के सारे ये सिंगुलर है। कुछ न्यूज़पेपर्स के नाम, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, कश्मीर टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सारे के सारे न्यूज़पेपर हैं जो कि नाम इनके प्लूरल में लेकिन एक्चुअली ये सिंगुलर है। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स के नाम हैं जो प्लूरल में लिखे जाते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं, जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स, ये सारे सब्जेक्ट सिंगुलर हैं लेकिन सब प्लूरल में लिखे जाते हैं। तो आप अगर बोलेंगे फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट या फिर फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, कौन सा सेंटेंस ठीक है? दूसरा वाला। इन्होंने एग्जाम्पल दो यहाँ पर दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं समझने के लिए। मैथमेटिक्स
एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बताया, बुक ये सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स, प्लूरल में लिखा जाता है, इसको शॉर्ट में मैथ्स भी लिखते हैं लोग। तो इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा या फिर आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट? इसमें इज आएगा क्योंकि ये मैथमेटिक्स सिंगुलर है। इसके अलावा पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, इस सेंटेंस का मतलब है कि पॉलिटिक्स मेरे बस की बात नहीं है। पॉलिटिक्स प्लूरल देखने में लगता है लेकिन सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज आएगा। एक रूल का एक्सेप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, और वो रूल ये कहता है यदि स्टैटिस्टिक्स से हमारा मतलब डेटा से हो, इसको बहुत से लोग डाटा पढ़ते हैं, DATA डाटा। मैंने 100 में से 90 लोगों को ये बोलते, बल्कि 95% लोग यही बोलते हैं DATA डाटा, और हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, बहुत सारी क्लासेस में भी यही सिखाया जाता है। इसको डाटा नहीं, अगर आप डाटा बोलते हैं तो डाटा बोलना बंद कीजिए, इसको बोलेंगे डेटा। तो यदि स्टैटिस्टिक्स से हमारा तात्पर्य डेटा से हो, आंकड़े जिसको बोलते हैं, मैथमेटिक्स से हमारा मतलब कैलकुलेशन से, हम कैलकुलेशन की बात कर रहे हो, और पॉलिटिक्स से हमारा मतलब है कि राजनीतिक विचार के बारे में अगर बात हो रही हो, तो उस केस में हम इन वर्ड्स को प्लूरल ही मानेंगे। एक एग्जांपल दिया है, स्टैटिस्टिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर अब सब्जेक्ट नहीं है स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर डेटा की बात हो रही है। जो डेटा अलग अलग जगहों से कलेक्ट किया गया है, वो ये बता रहा है कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें बहुत कई सारे घोटाले हुए थे। अब ये कॉमनवेल्थ गेम्स कौन से की बात कर रहे हैं, शायद 2010 में दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2010 में, ये शायद उसकी बात हो रही है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 8, एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो उसका मेन सब्जेक्ट हो। हम अक्सर वर्ब को नजदीक वाले सब्जेक्ट से मैच करते हैं और ऐसा करना गलत होता है। कभी कभी कोई वर्ब सब्जेक्ट दिया है वो प्लूरल है, लेकिन उस प्लूरल से पहले भी कुछ और लिखा हुआ है, तो उस केस में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सब्जेक्ट ये सिंगुलर है या प्लूरल है, और उसके साथ साथ हमें कौन सी इसकी वर्ब यूज करनी चाहिए। उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देख लेते हैं। पहला, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स आर गुड। इस दोनों में से कौन सा सेंटेंस ठीक है? देखिए, एप्पल्स तो प्लूरल है, सीधी सी बात है, लेकिन बात एप्पल्स की नहीं हो रही, बात हो रही क्वालिटी की। क्वालिटी किसकी? एप्पल्स की। तो हमारा जो पूरा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट तो एप्पल है, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स। यहाँ पर स्ट्रेस किस बात पर दिया जा रहा है? एप्पल्स की क्वालिटी पर, ना कि एप्पल्स पर। तो यहाँ पर इज आएगा या फिर आर आएगा? यहाँ पर इज आएगा, क्योंकि हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, एप्पल्स की बात नहीं कर रहे। दूसरा है, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी। ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स, सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? ही। पेरेंट्स प्लूरल है, ही सिंगुलर है, लेकिन हमारा जो मेन सब्जेक्ट है सेंटेंस में क्या है? वो है ही। हम उसके पेरेंट्स की बात नहीं कर रहे, हम ही की बात कर रहे हैं। तो ही सिंगुलर है, तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर वाली आएगी। तो क्या बनेगा? ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द अपील ऑफ द विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केस रिलेटेड टू राइट्स टू सम अदर स्टेट्स हैज बीन एक्सेप्टेड। अब देखिए सेंटेंस को पढ़िए। इस सेंटेंस में बोला है कि जो विक्टिम्स थे उन्होंने अपील की कि दंगों से संबंधित जो केस है उसको कहीं और ट्रांसफर, किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाए। अब अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर बात हो रही विक्टिम्स। विक्टिम्स तो प्लूरल है, लेकिन हम बात जो केस है वो ऑब्वियसली विक्टिम्स या उनकी तरफ से अपील किया हुआ लड़ाया जा रहा है, तो किसको ट्रांसफर होने की बात हो रही है? केस को ट्रांसफर होने की। लेकिन हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है अपील। The appeal of the victims for the transfer of the case related to rights to some other state has been accepted। have नहीं आएगा क्योंकि बात अपील की हो रही है, विक्टिम्स की नहीं। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। रूल नंबर 9, बहुत से नाउन ऐसे जैसे कलेक्टिव नाउन, अपनी छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। गायों का एक झुंड है जो कि मैदान में घास चर रहा है। हर्ड कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पर सिंगुलर के रूप में यूज किया गया है, तो वर्ब हमारी सिंगुलर ही आएगी। द कमिटी हैज यूनानिमसली टेकन इट्स डिसीजन। देखिए, कमेटी तो बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है। अब चूंकि कलेक्टिव नाउन है और यहाँ पर जो सेंस है
वो ये दिखा रहा है कि जो कमेटी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब क्योंकि कमेटी सिंगुलर के रूप में यूज की गई तो यहाँ पर हैज या हैव में से हैज आएगा। यूनानिमसली का मतलब पूरे सर्वसम्मति से। टेकन किसका डिसीजन? इट्स डिसीजन। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बनेगा? द कमिटी हैज यूनानिमसली टेकन इट्स डिसीजन। जो कमेटी ने सर्वसम्मति से अपना निर्णय ले लिया है। अब इस बात का एक एक्सेप्शन और है। वो एक्सेप्शन क्या है समझ लेते हैं इसको। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो और वो कहीं इशारा कर रहा है किसी एक जो कमेट जो कलेक्टिव नाउन है उनमें जो लोग हैं उनके बारे में अलग अलग बात कर रहा है, तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे अब जैसे कलेक्टिव नाउन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पुलिस है, कमिटी है, ज्यूरी है, ऑडियंस है, ये सारे के सारे क्या कलेक्टिव नाउन है। अगर कलेक्टिव नाउन में हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि ये सब अलग अलग लोगों के बारे में बात हो रही है, हर एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो उसको हम प्लूरल मानते हैं। कैसे? द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन का मतलब ये है कि ज्यूरी में जितने भी सदस्य थे वो उनके सबके अलग अलग मत हैं। अगर ज्यूरी को हम एक सिंगल कलेक्टिव नाउन मानते हैं, सिंगुलर के रूप में मानते हैं, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर उस कलेक्टिव नाउन को हम प्लूरल मानेंगे, यानी कि उस कलेक्टिव नाउन में जो भी लोग हैं, जो भी चीजें हैं, उनके हम अलग अलग बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर वहां पर प्लूरल हो जाता है। जैसे पुलिस के साथ इज भी यूज कर सकते हैं, पुलिस के साथ आर भी यूज कर सकते हैं। क्राउड एक कलेक्टिव नाउन है। उसी तरीके से ऑडियंस, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। यहाँ पर ऑडियंस में जितने भी लोग हैं सबके बारे में अलग अलग बात हो रही है, यानी ऑडियंस में जितने भी लोग थे सबने अपनी अपनी सीट्स ले ली हैं। आगे बात करते हैं रूल नंबर 10 की। प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। अगर कोई संख्या है, कोई नंबर दिया है और वो ये दिखाता है कि वो संख्या एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो वर्ब उसके साथ जो आएगी वो है प्लूरल आएगी। जैसे कि एग्जांपल एक यहाँ पर दिया है, 100 बॉयज आर इन माई क्लास। 100 बॉयज, 100 एक संख्या है निश्चित, और वो 100 बॉयज यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है? 100 बच्चों की संख्या की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो वर्ब जो हमारा इसके साथ क्या आएगा? प्लूरल आएगा। अब अगर आपने देखिए जो जो एक एक्सेप्शन इस रूल का, वो मैं आपको समझा देता हूं। आपने एडजेक्टिव्स में दो तरीके के पढ़े होंगे। जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स होते हैं, न्यूमेरल जो नंबर्स बताते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं कार्डिनल नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 जहां तक भी गिनती होती है, वो कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं। यानी कि किसी सब्जेक्ट से पहले कोई एक निश्चित नंबर दिया गया है। कार्डिनल एडजेक्टिव्स जैसे 1 2 3 4 के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, तथा प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट, यानी कि किसी प्लूरल जो नाउन है उससे कहीं ना कहीं हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि वो एक निश्चित अमाउंट की बात कर रहा है। सर्टेन वेट, किसी एक विशेष वेट की बात करता है। सर्टेन पीरियड की बात करता है, निश्चित अवधि की बात कर रहा है। कोई सर्टेन डिस्टेंस के बारे में बात हो रहा है, जैसे 10 मील, 15 मील। सर्टेन वेट जैसे 10 किलो, 20 किलो, उसके बारे में बात हो रहा है। सर्टेन पीरियड का मतलब 10 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 1 साल। और सर्टेन अमाउंट जैसे 1000 रुपए, 2000 रुपए, 10,000 रुपीज। अगर इनकी बात हो रही है तो जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज होगा। देखिए रूल पढ़कर ऐसे समझने में तो नहीं आएगा कि ये रूल में इतनी लंबी चौड़ी जो बात लिखी है वो क्या है। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। यदि किसी नाउन के बाद कोई निश्चित संख्या दी गई है, कोई निश्चित पीरियड बताया गया, कोई निश्चित डिस्टेंस बताई गई, कोई निश्चित हाइट बताई गई है, तो उसको हम सिंगुलर मानते हैं। एक एग्जांपल देख के समझते हैं पहले कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर। 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट। ये देखिए 100 रुपीज को हम एक ही यूनिट मानते हैं। रुपीज यहाँ पर सब्जेक्ट है, 100 जो क्या है कि एडजेक्टिव है, और 100 रुपीज का यहाँ पर इम्प्लीकेशन ये है कि 100 रुपीज एक निश्चित अमाउंट है।
तो क्योंकि एक निश्चित अमाउंट है तो इसको हम यहाँ पर सिंगुलर मानेंगे, तो उसके लिए हमने वर्ब कौन सी यूज की, इज यूज की। तो 100 रुपीज आर इन माई पॉकेट नहीं होगा, 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट। 10 माइल्स, अभी हमने रूल में बात की थी, अगर कोई निश्चित डिस्टेंस की बात हो रही हो, माइल्स तो देखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन उसके आगे एक संख्या लगी हुई है, निश्चित संख्या लिखी हुई है। तो 10 माइल्स 10 मील इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, 10 मील पैदल चलने के लिए एक बहुत बड़ी डिस्टेंस है। तो 10 माइल्स इंप्लीकेशन देखने में तो ये प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। एक रूल और पढ़ लेते हैं, लेकिन कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध हो तो इसे प्लूरल माना जाएगा। जैसे 100 रुपए आपके साथ और 100 रुपए आपको बच्चों में बांटने हैं, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, 100 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, 100 रुपए को बच्चों के बीच में बांटा जाना है या बांटा जाने की के लिए आए हैं। तो वही चीज है, अब ये हमें देखना पड़ेगा उसका इम्प्लीकेशन क्या आ रहा है, वो सिंगुलर के रूप में यूज हो रहा है या फिर ये प्लूरल के रूप में यूज हो रहा है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कोई सुझाव, आपको कोई कमेंट हो तो उससे ज़रूर मुझे अवगत कराएं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉरवर्ड करें और चैनल से जुड़े रहें। किसी तरीके का आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर मुझे इस बात का कमेंट सेक्शन में आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।